नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि संवेदनशील कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है भारत में एक विधवा बहू का अपने ससुर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार। हमारा फोकस रहेगा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, जिसे हम आगे हामा कहेंगे, उसकी धारा 19 पर। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस कानून का तो विश्लेषण है ही, साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का एक अहम और बिल्कुल हाल का फैसला है, गीता शर्मा बनाम कंचना राय और अन्य। इस फैसले ने कुछ पुरानी कंफ्यूजन को साफ किया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण फैसला है ये। तो आइए इस विषय की थोड़ी गहराई में चलते हैं। हम इसकी कानूनी बारीकियों को समझेंगे, खास तौर पर वो स्थिति जब ससुर का देहांत बहू के पति यानी अपने बेटे से पहले हो गया हो। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे एक जो पहले शायद सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती थी, वो अब कानूनी अधिकार बन गई है और उसकी शर्तें क्या हैं। हाँ, ये बदलाव महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं एचएमए की धारा 19 से। ये धारा आखिर कहती क्या है? पहले तो एक आम सोच थी, जैसा मैंने कहा, कि ससुर अगर बहू का ध्यान रखे तो ये उसकी अच्छाई है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। एक नैतिक बात ज्यादा थी। हाँ, ये धारणा काफी समय तक तो रही, लेकिन एचएमए कानून आने के बाद देखिए स्थिति बदली और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी, जैसा आपने बताया, हाल में इसे और साफ कर दिया है। इस कानून ने उस नैतिक जिम्मेदारी को, आप कह सकती हैं, एक ठोस कानूनी दायित्व में बदल दिया है। धारा 19 का जो पहला हिस्सा है, उपखंड 1, वो साफ कहता है कि एक विधवा बहू को अपने ससुर से गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। ये अब सिर्फ एक गुजारिश नहीं रही, बल्कि एक कानूनी हक बन गया है। अच्छा, तो ये एक लीगल राइट है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये ससुर की किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होता है? मान लीजिए ससुर ने अपनी मेहनत से, अपनी नौकरी से या बिजनेस से कोई घर बनाया, पैसा जमा किया, क्या बहू उससे भी मेंटेनेंस मांग सकती है? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर कानून एक बहुत स्पष्ट सीमा तय करता है। ससुर का ये जो कानूनी दायित्व है, ये उसकी स्व अर्जित संपत्ति पर लागू नहीं होता। मतलब वो प्रॉपर्टी जो उसने खुद कमाई है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ससुर की पैतृक संपत्ति, या जिसे सहदायिक संपत्ति कहते हैं, उस तक ही सीमित है। आसान भाषा में कहें तो वो संपत्ति जो ससुर को अपने पुरखों से विरासत में मिली हो या खानदानी बंटवारे में उसके हिस्से आई हो। अच्छा। हाँ, और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ससुर की ये देनदारी उसकी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके पास जो खानदानी संपत्ति है उसकी सीमा तक ही है। अगर उसके पास ऐसी कोई संपत्ति है ही नहीं, तो फिर ये कानूनी दायित्व भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दायित्व सिर्फ खानदानी संपत्ति से जुड़ा है। लेकिन सोचिए, अगर ससुर को विरासत में बहुत थोड़ी सी ही जमीन मिली हो, मतलब इतनी कम कि उसका खुद का और शायद उसकी पत्नी का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता हो, तब क्या होगा? क्या तब भी बहू दावा कर सकती है? नहीं, कानून इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी ध्यान में रखता है। अगर ससुर को विरासत में मिली पैतृक संपत्ति का हिस्सा बहुत ही कम है, जिसे हम कह सकते हैं नगण्य या नेग्लिजिबल, और वो हिस्सा वाकई उसके और उसके पत्नी के बेसिक खर्चों के लिए भी काफी नहीं है, तो उसे बहू का अतिरिक्त भार उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही बताती है कि कई बार या तो पैतृक संपत्ति होती ही नहीं है, या अगर होती भी है तो बंटवारे के बाद हिस्सा इतना कम होता है कि ससुर की अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में कानून एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक नजरिया अपनाता है। और बहू की अपनी आर्थिक स्थिति, क्या इसका भी कोई असर पड़ता है? क्या कानून ये देखता है कि भाई बहू खुद कमाने या अपना गुजारा करने की हालत में है या नहीं? बिल्कुल, ये एक और बहुत ही अहम शर्त है। अगर विधवा बहू अपनी स्वतंत्र कमाई से या अपनी खुद की संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो फिर ससुर पर उसके रखरखाव का कोई कानूनी दायित्व नहीं बनता। यहाँ सक्षम होने का मतलब उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति से है। मतलब क्या उसके पास सच में इतनी इनकम या प्रॉपर्टी है जिससे उसका गुजारा हो सके। बात सिर्फ इस पर नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है या काम कर सकती है। अगर वो वाकई में आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है, तो वो ससुर से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। तो इसे थोड़ा और साफ करें। मान लीजिए बहू नौकरी नहीं करती, पर उसके नाम कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ठीक ठाक किराया आता है और उसका खर्चा चल जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। अगर उसकी अपनी संपत्ति से होने वाली आय
या उस संपत्ति की कुल कीमत इतनी है कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकती है, तो ससुर का कानूनी दायित्व नहीं बनता। देखिए, कानून का मकसद किसी बेसहारा विधवा को सपोर्ट देना है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को एक्स्ट्रा आर्थिक मदद देना जो पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये स्पष्ट हुआ। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए बहू आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और ससुर के पास पर्याप्त पैतृक संपत्ति भी है, तो क्या बहू सीधे जाकर ससुर से कह सकती है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, या कानून कोई कोई क्रम बताता है कि पहले किससे मांगना होगा? नहीं, वो सीधे ससुर के पास नहीं जा सकती। कानून ने इसके लिए एक प्रायोरिटी तय की है, क्रम बनाया है। ससुर की जिम्मेदारी इस क्रम में बाद में आती है। बहू को पहले इन सोर्सेस से अपना गुजारा भत्ता पाने की कोशिश करनी होगी। पहला सोर्स है अपने मृत पति की छोड़ी हुई संपत्ति, यानी उसकी एस्टेट। अगर पति अपने पीछे कोई जायदाद छोड़ गया है, तो सबसे पहले उससे भरण पोषण का दावा करना होगा। दूसरा सोर्स है अपने बच्चे। अगर उसके बच्चे बालिग हैं और आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि अपनी मां का भरण पोषण कर सकें, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। अच्छा, तो पहले पति की संपत्ति फिर बच्चे। पोषण नहीं मिल पाता है, तब कहीं जाकर ससुर का दायित्व बनता है। और जैसा हमने पहले कहा, ये दायित्व अब कानूनी है, लेकिन ये क्रम, ये सीक्वेंस बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी धारा 19(1) की व्याख्या करते हुए इस क्रम की पुष्टि की है। अदालत ने कहा कि ससुर से रखरखाव का दावा तभी बनता है जब बहू अपनी आय या संपत्ति से, या अपने पति, माता पिता, बेटे या बेटी की संपत्ति से रखरखाव पाने में असमर्थ हो। ये क्रम अहम लगता है ताकि जिम्मेदारी का बोझ सही ढंग से बटे। अब आते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, गीता शर्मा बनाम कंचुना राय। ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? अदालत ने कानून के किन पहलुओं पर खास रोशनी डाली? हाँ, ये फैसला कई मायनों में बहुत अहमियत रखता है। अदालत ने कुछ खास बातों पर जोर दिया है। सबसे पहले हमा की धारा 21(7). ये धारा बताती है कि कौन-कौन लोग आश्रित यानी डिपेंडेंट्स माने जाएंगे, मतलब भरण पोषण के हकदार होंगे। इसमें साफ तौर पर बेटे की विधवा को शामिल किया गया है। ये कहती है कि वो तब तक रखरखाव की हकदार है जब तक वो अपने पति की संपत्ति या अपने बेटे, बेटी या उनकी संपत्ति से गुजारा पाने में असमर्थ है। और इसी में एक बहुत दिलचस्प बात पोते की विधवा के लिए कही गई है कि वो अपने ससुर की संपत्ति से भी रखरखाव पाने की हकदार है। अपने ससुर की संपत्ति से भी, ये भी शब्द यहाँ कुछ खास संकेत दे रहा है। बिल्कुल, और अदालत ने इसी अपने ससुर की संपत्ति से भी वाक्यांश को बहुत महत्वपूर्ण माना। अदालत का कहना था कि ये छोटा सा शब्द भी दिखाता है कि कानून बनाने वालों यानी विधायिका का इरादा क्या था। उनका इरादा साफ था कि ससुर की ये जिम्मेदारी केवल उसके जीते जी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी संपत्ति के खिलाफ एक लागू करने योग्य दावे के तौर पर बनी रहे। ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण व्याख्या है। अच्छा, तो मतलब ससुर के गुजर जाने के बाद भी बहू उनकी संपत्ति से अपना हक मांग सकती है। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। हाँ, यही इस इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा नतीजा है, खासकर जब हम इसे हमा की एक और धारा 22 आश्रितों का रखरखाव के साथ मिलाकर देखते हैं। धारा 22 का निचोड़ यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके उत्तराधिकारियों, मतलब जिनको उसकी संपत्ति मिली है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करें, लेकिन केवल उतनी ही सीमा तक जितनी संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है। अगर किसी आश्रित को वसीयत या बंटवारे में हिस्सा नहीं मिला, तो भी वो उन लोगों से गुजारा भत्ता मांग सकता है जिन्हें संपत्ति मिली है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे जोड़ते हुए कहा कि अगर ससुर की मृत्यु हो जाती है, तो जिन लोगों को उसकी सहदायक यानी खानदानी संपत्ति विरासत में मिलती है, उन पर विधवा बहू के भरण पोषण का दायित्व आ जाता है। लेकिन फिर से वही बात केवल विरासत में मिली संपत्ति की हद तक। और क्या अदालत ने हमा बनाने के पीछे के मकसद पर भी कुछ कहा? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, बिल्कुल। अदालत ने इस बात को अंडरलाइन किया कि हमा कोई आम कानून नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कल्याण कानून है, एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसका मकसद हिंदू समाज के जो पुराने रीति रिवाज हैं, उन्हें बराबरी, न्याय और परिवार की सुरक्षा जैसे नए जमाने के सिद्धांतों से जोड़ना है। इसका एक बड़ा लक्ष्य परिवार के अंदर जो कमजोर स्थिति वाले लोग हैं, जैसे पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता और दूसरे आश्रित, उनको सुरक्षा देना है।
इसलिए अदालत ने कहा कि हमा के प्रावधानों, खासकर धारा 19 जैसे नियमों की व्याख्या हमें संकीर्ण या बहुत तकनीकी ढंग से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हें उदारता से समझा जाना चाहिए, लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए, ताकि विधवा बहू जैसे आश्रितों के अधिकारों को सही मायने में बल मिले और कानून का सामाजिक लक्ष्य पूरा हो। ये नजरिया वाकई कानून को ज्यादा मानवीय और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अच्छा, क्या कोई और शर्तें भी हैं जिनका ध्यान रखना होता है इस गुजारा भत्ते का दावा करते समय? हाँ, 2 और मुख्य बातें हैं जो जरूरी हैं। पहली, हिंदू होना जरूरी। एचएमए की धारा 24 ये साफ करती है कि इस कानून के तहत भरण पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति का हिंदू होना जरूरी है। ये बात धारा 19 पर भी लागू होती है। मतलब बहू और ससुर या उनकी संपत्ति से दावा होने पर उत्तराधिकारी का हिंदू धर्म का होना आवश्यक है। ठीक है। दूसरी, पुनर्विवाह पर दायित्व खत्म। ससुर का या उसकी संपत्ति का ये दायित्व तभी तक बना रहता है जब तक बहू दोबारा शादी नहीं कर लेती, यानी अविवाहित रहती है अपने पहले पति के संदर्भ में। जैसे ही वो पुनर्विवाह करती है, कानून ये मानता है कि अब उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके नए परिवार की है, उसके नए पति, उसके बच्चे अगर हों, और उसके नए ससुर की। पहले ससुर या उसकी संपत्ति का दायित्व उसी पल खत्म हो जाता है। ये शर्तें भी काफी स्पष्ट हैं। चलिए अब सीधे उस केस पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, गीता शर्मा बनाम कंचना राय। अंत में हुआ क्या इस केस में, और जैसा हम समझ रहे हैं ये इतना अहम क्यों साबित हुआ, इसके मुख्य बिंदु क्या थे? जी, इस मामले के कुछ खास नतीजे और बिंदु इस तरह है। पहला, कोई पुरानी मिसाल नहीं थी। अदालत ने माना कि जिस खास कानूनी सवाल पर यह केस टिका था कि अगर ससुर का निधन बेटे बहू के पति से पहले हो जाए तो क्या बहू बाद में ससुर की संपत्ति से दावा कर सकती है, इस पर पहले से कोई सीधा अदालती फैसला, कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था। ये कानून का एक ग्रे एरिया था। दूसरा, निचली अदालत का फैसला पलटा। इस केस में पहले परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट ने विधवा गीता शर्मा की याचिका ये कहकर खारिज कर दी थी कि ये सुनवाई के लायक ही नहीं है, नॉन मेंटेनेबल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुख्य निष्कर्ष, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि विधवा बहू का अपने मृतक ससुर की संपत्ति से रखरखाव पाने का अधिकार एचएमए कानून में मजबूती से निहित है। मतलब ये अधिकार कानून में ही मौजूद है, भले ही ससुर का निधन बेटे से पहले क्यों न हो गया हो। ये इस मामले का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश था। तो इसका असर क्या होगा? एक आम विधवा बहू के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या बदलाव आएगा इससे? इसके कई गहरे असर हैं। देखिए, सबसे पहले ये फैसला उन विधवा बहुओं के अधिकारों को काफी मजबूती देता है, खासकर उन दुखद स्थितियों में जहां उनके पति और ससुर दोनों ही नहीं रहे। दूसरा, ये साफ करता है कि ससुर की रखरखाव की जिम्मेदारी जो उसकी खानदानी संपत्ति से जुड़ी है, उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। ये जिम्मेदारी उसकी संपत्ति के वारिसों के खिलाफ भी लागू रहती है। तीसरा, ये हमा के सामाजिक सुरक्षा वाले पहलू पर जोर देता है। ये भविष्य में अदालतों को ऐसे मामलों में कानून को उदारता और एक प्रोग्रेसिव नजरिए से देखने का संकेत देता है, ताकि कानून का असली मकसद कमजोर को सहारा देना वो पूरा हो सके। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हमारा कानून समाज की बदलती सच्चाइयों और ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है, ताकि परिवार के भीतर भी आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों जैसे विधवाओं को सुरक्षा मिल सके। ये वाकई एक लैंडमार्क फैसला लगता है जिसने कानून की एक अहम गुत्थी सुलझाई है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हम इसे चंद लाइनों में समेटना चाहें? एक निचोड़ क्या है? हाँ, निचोड़ ये है कि संक्षेप में कहें तो हमा की धारा 19 एक विधवा बहू को कुछ शर्तों के साथ एक अहम कानूनी हक देती है। शर्तें ये हैं कि वो खुद अपना गुजारा करने में असमर्थ हो और उसने पहले अपने पति की संपत्ति या अपने बच्चों जैसे स्रोतों से मदद लेने की कोशिश की हो। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो वो अपने ससुर की खानदानी यानी पैतृक या सहदायिक संपत्ति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। और जैसा हमने अभी विस्तार से देखा, दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने इस अधिकार को और भी मजबूत किया है। इसने साफ कर दिया है कि यह हक ससुर के देहांत के बाद भी खत्म नहीं होता, बल्कि उनकी संपत्ति के खिलाफ बना रहता है और उनके वारिसों पर मिली हुई संपत्ति की सीमा तक लागू होता है। ये हमा के सुरक्षा कवच वाले पहलू को उजागर करता है। बिल्कुल, ये जानकारी उन सब के लिए उपयोगी है जो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं या बस इस कानूनी पहलू को समझना चाहते हैं।
जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हमने देखा कि ये अधिकार ससुर की पैतृक या सहदायक संपत्ति से जुड़ा है। अब भारत में संपत्ति, खासकर खानदानी संपत्ति को साबित करना अक्सर बहुत पेचीदा, लंबा और महंगा कानूनी प्रोसेस बन सकता है। साथ ही गुजारा भत्ते की रकम तय होना और फिर उसे नियमित रूप से पाना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो सवाल यह है कि कानून और अदालती फैसलों में ये अधिकार मिलने के बावजूद असल जिंदगी में ये कानूनी हक भारत भर में अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की विधवाओं के लिए कितनी आसानी से और कितने समय पर वास्तविक आर्थिक मदद में बदल पाता है, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।